हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। देखिए कौन सा टॉपिक है। एरिया, पेरीमीटर, और जो तीसरा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम। एरिया एंड पेरीमीटर को आप मिला करके 2D बोलते हैं। 2D मतलब टू डायमेंशन। डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विमाएं। क्या बोलते हैं, विमाएं। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 3D, मतलब 3 डायमेंशन, 3 विमाएं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए एज ए एग्जांपल ये हम लोग समझते हैं। जैसे कि सपोज कर लो ये हमारे सामने ब्लैक बोर्ड है, ये हमारे सामने क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो इस आयत में, क्योंकि जो बोर्ड है वो आयत के आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन है। कौन कौन सी है, एक तो है लंबाई और एक है चौड़ाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आकृति है वो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन अगर होगी तो हम उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी 3D आकृति के बारे में जिसमें हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तो वो क्या होता है। 3D आकृति जैसे कि आप लोग सिलेंडर को देखते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेन रहता है। तो आप कोई भी एक ऐसी आकृति ले लें जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेन हो सके, कुछ ना कुछ आप रख सके। जैसे कि सपोज कर लो आपकी गोलक, क्यों, जिसमें आप लोग पैसे रखते हो, तो वो कैसी होगी, उसके अंदर पैसे जाते हैं ना, तो कहने का मतलब उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर के अंदर कहीं ना कहीं इंक भरी हुई है ना, तो अगर इंक भरी हुई है तो कहने का मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ कंटेन कर सकते हैं। और अगर कंटेन कर सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग 2D शेप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो 2D शेप्स के बारे में हमें एरिया और पेरीमीटर को पढ़ना होगा। लेकिन जब हम लोग 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे तो हमें 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी, एक तो एरिया और एक वॉल्यूम पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें किसका, 2D आकृतियों और 3D आकृतियों का, तो फिर हम क्या बात करें भाई। जैसे कि 2D आकृतियां क्या है, आप अगर त्रिभुज की बात करें, ट्राइंगल्स की बात करें, तो त्रिभुज जो होंगे वो किसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे, 2D आकृतियों में। जो चतुर्भुज होंगे वो भी हमें किसमें पढ़ने को मिलेंगे, 2D आकृतियों में। यहां पे चाहे तो जितने भी पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, या फिर हम लोग अगर बात करें वृत्त की, तो वृत्त है, सर्कल है, ये सभी हमें कहां पढ़ने को मिलेंगे, 2D आकृतियों में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है 3D में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो 3D में भी भाई सुनो, 3D में हमें सबसे पहले तो बेलन, कहने का मतलब है सिलेंडर, शंकु, कोन, गोला, स्फेयर और अर्धगोला, जिसे हम लोग हेमिस्फेयर बोलते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रिज्म और पिरामिड से भी पूछे जाते हैं। प्रिज्म और पिरामिड से भी पूछे जाते हैं। यहां पे हमें घन और घनाभ भी पढ़ना होगा। क्या, घन और घनाभ भी पढ़ना होगा, क्यूब और क्यूबॉइड भी पढ़ना होगा, प्रिज्म एंड पिरामिड भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करके ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन पढ़ने से पहले हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं, ठीक है, कि आप लोग उसी तरीके से ढल जाए। चलिए हम करेंगे क्या, हमें एक्चुअल में सब कुछ पढ़ना है। हमें क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि हम लोग 0 से लेकर के टॉप लेवल तक जाने वाले हैं। तो एग्जाम में भाई बिल्कुल बेसिक लेवल से तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाई चांस की बात है कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले भाई ट्राइंगल्स वगैरह से स्टार्ट कर रहे होंगे। किससे, त्रिभुज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो त्रिभुज के हम परिमाप, क्षेत्रफल पे इन जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है हम आपको सभी कराएंगे। वैसे मेन तौर से तो अगर हम बात करें तो 64 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मेन तौर पे अगर हम बात करें तो 64 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ 2D में। किसमें, सिर्फ और सिर्फ 2D में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने। हमें क्या करना है, इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ने।
वैसे हम लोग क्लास में कैसे करते रहते हैं, क्लास में तो हम लोग ये करते हैं कि भाई इनकी जितनी भी फॉर्मेशन वगैरह बनती है हम पहले उनको समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस जो आते हैं उनको हम प्रैक्टिस करने के लिए यूज करते हैं, जितने भी ज्यादा हमें क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हमें यहां पे ये चीज करनी है कि भाई जितने भी ये चीजें हैं हम एक चीज आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद में फिर उसी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमें करने हैं। जैसे कि अगर हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे तो ट्राइंगल में जैसे अगर हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा तो इक्विलैटरल ट्राइंगल से जितनी भी चीजें आपको बेसिक जो भी नॉलेज पता होनी चाहिए वो हम आपको बताने के बाद में फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आप इन सभी चीजों के लिए तैयार हो जाएं और अगर आप कहेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज और है, जैसे कि अभी हम लोगों ने परसेंटेज को लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था, तो परसेंटेज की अभी कुछ क्लासेस आना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग उनको इसी के पैरेलल में ही डिस्कस करते चलेंगे। किसी दिन आपको परसेंटेज की क्लास मिल जाएगी, किसी दिन आपको 2D 3D क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको हम बीच बीच में कवर करते चलेंगे जो कि वन डे के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो भाई मेहनत कितनी झलक रही है, हाँ। तो मेहनत को बेकार मत होने देना, आप आज से एक निश्चय कर लो कि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ के रखना, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। आपको इन टॉपिक्स में बाय चांस अगर प्रॉब्लम होती है तो अब आगे से होनी नहीं चाहिए। तो चलिए वॉल्यूम को भी हम एलिमिनेट करते हैं, अभी हम लोग वॉल्यूम को एलिमिनेट करते हैं। अभी हमें एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है। चलिए अच्छा, सबसे पहले बात आती है परिमाप। क्या परिमाप, परिमाप होता क्या है। जैसे कि अगर आप किसी भी आकृति के बारे में बात करें, चाहे तो हम वो त्रिभुज ले लें या फिर आप चतुर्भुज ले लें या फिर आप पंचभुज ले लें या फिर आप वृत्त ले लें, कोई भी आकृति आप ले लें, तो जो परिमाप है किसी भी आकृति का अगर हमें परिमाप निकालना होता है तो उसकी आउटर लाइंस, उसकी जो बाह्य भुजाएं होती हैं उनका योग करना होता है। क्या जो ये बाह्य भुजाएं हैं, एक्सटर्नल जो साइड्स है, हमें इनका सम करना होता है। जैसे कि ये देखो भाई, कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कोई चतुर्भुज दिया है, तो हम क्या करें, इसकी बाह्य भुजाओं का योग कर दें, परिमाप निकल आएगा। यहां पे पेंटागन दिया तो पेंटागन की भी हम सभी बाह्य भुजाओं का अगर योग निकाल लेते हैं तो परिमाप पता चल जाएगा। यहां पे वृत्त है तो ये जो वृत्त की सर्कमफ्रेंस होती है, ये जो वृत्त का परिमाप होता है, क्या होता है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप भी परिधि के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसे परिधि को निकालने में ही परिमाप को सॉर्ट आउट कर लेंगे। वेल, अभी हमें सबसे पहले बात किसके बारे में करनी है, ट्राइंगल के बारे में। तो हम लोग सब कुछ ट्राइंगल पे ही जोड़ देते हैं। परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है सम ऑफ आउटर लाइंस। क्या होता है, सम ऑफ आउटर लाइंस, बाह्य भुजाओं का योग। क्या होता है, बाह्य भुजाओं का योग। जैसे कि अगर हम आपसे ये बोल दें कि कोई आपको त्रिभुज दिया गया, कोई आपको त्रिभुज दिया गया जिसकी साइड्स दी गई हैं ए बी और सी। क्या कोई त्रिभुज दिया गया जिसकी साइड्स क्या है, ए बी और सी। तो अगर हम इसके परिमाप के बारे में बात करेंगे तो फिर आप क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या है, हमें डायरेक्टली सम कर देना है। हम जब परिमाप के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का निकालना होगा तो क्वाड्रिलेटरल में सपोज कर लो हमने ये भुजा रख दी ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। क्वाड्रिलेटरल बोला है हमने, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर नहीं बोला है, मतलब हमने चतुर्भुज बोला है, आयत या वर्ग नहीं बोला है, ठीक है। तो अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहेंगे क्या करेंगे, सम ऑफ आउटर लाइंस, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो चारों भुजाओं को ऐड कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपने परिमाप सीख लिया होगा, परिमाप क्या होता है। तो आज के बाद देखिए एक बात है, हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ने में फॉर्मूले का यूज बहुत ही रेयर करेंगे। फॉर्मूले का यूज हम लोग बहुत ही रेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो फिर आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जो भी हम आपको सिखाते जा रहे हैं वो आपको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार तो आप मेरे साथ में पढ़ ही रहे हैं तो दोबारा आप फिर से कोशिश करेंगे अपनी नोट्स को रिवीजन करने की, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब बात आती है एरिया क्या होता है। अब क्या बात आती है, एरिया क्या होता है। अच्छा, जैसे कि सपोज कर लो आपने क्या किया, आपने अपना घर बनवाया। घर बनाने के लिए अब हमें प्लॉट लेना पड़ेगा ना।
तो आपने सपोज कर लो ये पार्ट आपने ले लिया, कोई यहां पे एक खाली एरिया पड़ा था, आपने क्या किया, उसमें से इतना पार्ट आपने खरीद लिया। अभी हम इसको भाग बोल रहे हैं, पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है, अभी हम इसमें एरिया शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप इस पार्ट को खरीद लेंगे तो आपको रहने के लिए जगह कहां मिलेगी, इसके अंदर ही तो मिलेगी। क्यों, इसके अंदर ही तो मिलेगी। सपोज कर लो आपने कोई एक त्रिभुजाकार खेत खरीद लिया है, क्या ट्रायंगुलर शेप में एक कोई खेत खरीद लिया है। तो खेत खरीदा जाएगा, किस लिए खरीदा जाएगा, उसमें किसानी करने के लिए। क्यों, आप फार्मिंग करेंगे उसमें फिर, ठीक है। तो फार्मिंग कहां करोगे भाई, इस एरिया में ही तो करोगे, इस पार्ट में ही तो करोगे। क्यों, तो एरिया क्या होता है, आप किसी भी पार्ट के बारे में, आप किसी भी शेप ले लो, कोई भी अगर शेप दिया है, कोई भी अगर आकृति दी गई है, तो उसके अंदर का जो ये भाग होता है, उसके अंदर का जो ये भाग होता है, वही क्या होता है, वही क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है, एरिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने ये देखो सर्कल बना रखा है, क्या बना रखा है, सर्कल बना रखा है। तो इस सर्कल में क्या है, ये वाला जो ये पूरा एरिया है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो मेरे ख्याल से आपको परिमाप और एरिया में डिफरेंस जरूर क्लियर हो गया होगा, आपको परिमाप और एरिया में डिफरेंस जरूर क्लियर होगा। चलिए अच्छा, एक चीज और भी हम लोग जान लेते हैं। जब कभी भी आप परिमाप का मात्रक देखते हैं, तो परिमाप का मात्रक हमेशा, जैसे कि आप मीटर देखो तो मीटर की घात 1 या फिर सेंटीमीटर की घात 1 रहती है, ठीक है। लेकिन जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, आप इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कर लो, आप अपने शहर का एरिया निकाल दो, भारत देश का एरिया है, तो भारत देश का एरिया क्या है, वर्ग किलोमीटर में है ना, स्क्वायर किलोमीटर में है, तो वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर हमने लिख रखा है। तो आप लोग कैसे नापते हो, वर्ग किलोमीटर में। लेकिन जो डिस्टेंस नापी जाती है, जो परिमाप नापा जाता है, आप जानते हो, जैसे कि भारत की अफगानिस्तान के साथ में सीमा सीपी सबने बताया था, कितने किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। तो वो क्या है, वही तो परिमाप है, आउटर लाइंस का सम, ठीक है। तो 106 किलोमीटर है, तो किलोमीटर की घात कितनी होगी, 1 है वहां पर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम धीरे धीरे शेप्स पर आते हैं और शेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। कंफर्म, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल सबसे पहली बात होता क्या है, आप सभी को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। ट्रायंगल जो है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होता है। क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होता है। अच्छा, ट्रायंगल का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, ट्रायंगल का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2 तरीके से किया जा सकता है। कैसे, 2 तरीके से। एक तो कोणों के आधार पर, एक तो क्या है, कोणों के आधार पर, और जो दूसरा होता है वो होता है भुजाओं के आधार पर। दूसरा क्या होता है, भुजाओं के आधार पर। हमें क्या करना है, हमें भुजाओं के आधार पर अभी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कोणों के आधार पे अभी हम बता दे रहे हैं कौन कौन से क्या क्या होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग अभी नॉलेज नहीं लेंगे। हम इनके बारे में कहां पर पढ़ेंगे, जब हम लोग ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग कोणों के आधार पे त्रिभुजों का विभाजन समझेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी हमें भुजाओं के आधार पे, तो भुजाओं के आधार पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले कोणों के आधार पे जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, तो हम उसको जरा पढ़ लेते हैं। कोणों के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। बात क्या थी, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों एंगल का मान थीटा, फाई, और हम इसे कुछ और बोल देते हैं साई वगैरह, ठीक है। तो इनके जो तीनों एंगल का जो मान होगा वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए,
जो भी ये इनकी वैल्यू हो वो 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, तुम लोग बोलते नहीं हो। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनता है। समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण का जो मान होगा वो 90 अंश हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, किसी एक कोण का मान 90 अंश होता है। और जो तीसरा होगा उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या नाम देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। किसी एक कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई है ना। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 90 से छोटा होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 अंश के बराबर होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम एक काम करते हैं, हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहां से अभी हटा देते हैं। हाँ, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो होते हैं 3 तरीके के। आपको ये अच्छे से पता था, रिवीजन के बेसिस पे हमने आपको बता दिया। अब देखो भाई जरा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है स्केलेन ट्राइंगल। क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब ये है विषम बाहु त्रिभुज। क्या नाम है इसका, विषम बाहु त्रिभुज। जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस बोल सकते हो या फिर आइसोस्केल्स बोल सकते हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। क्या चीज, समबाहु त्रिभुज। अब जरा ध्यान से समझिएगा, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ए, बी और सी तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनको स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। बात ये आती है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो अगर हम इन तीनों भुजाओं में देखेंगे तो ये देखो, ये जो 2 भुजाएं हैं ये समान लंबाई की हैं। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर हो गई तो वो त्रिभुज कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या फिर आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बात आती है इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर समबाहु त्रिभुज, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये है तीनों भुजाओं का मान ए ए ए, आप कुछ भी मान सकते हो, 10 10 10 वगैरह। हमें सबसे पहले बात करनी थी ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। ट्राइंगल का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राइंगल के अंदर के जो जो ये 3 पार्ट बने हुए हैं, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, अब जरा हम इनको पढ़ते हैं और इनसे देखते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप से यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा आपके लिए, ठीक है, इसलिए इसको पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल या फिर विषमबाहु त्रिभुज। अभी अभी हमने आपसे बात की, ये होता है कि ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, असमान हो। तो हमने एक त्रिभुज ये मान रखा है कि इस भुजा का मान ए है, इस भुजा का मान बी है, इस भुजा का मान क्या है, सी है। तो अगर हम बात करना चाहें सबसे पहले परिमाप के बारे में, किसके बारे में, परिमाप। परिमाप मतलब
पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ आउटर लाइंस। क्या होता है, सम ऑफ आउटर लाइंस। अभी अभी आपको बताया। तो परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहला सबसे छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे चलो बना लेते हैं, वैसे एग्जाम में बहुत रेयर है ऐसे क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। आपसे बोलेगा कि कोई एक त्रिभुज दिया गया है, कोई एक त्रिभुज दिया गया जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। कोई एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, अगर 10, 12 और 15 दी गई होंगी तो फिर अगर ये 10, 12 और 15 दी गई है तो आपने जैसे देखा भुजाओं के जो मान है वो कैसे हैं, असमान है। और अगर भुजाओं के मान असमान हो गए तो जाहिर सी बात है जो त्रिभुज होगा वो कैसा हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा, मतलब विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और आप जानते हो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो निकाला जाता है वो तीनों भुजाओं के योग से निकाला जाता है। कहने का मतलब 10 प्लस 12 प्लस 15। तो आप जोड़ोगे 10, 20, 30 और टोटल कितना 37 आ रहा होगा। और यहाँ पे भाई ये सेंटीमीटर में था तो फिर यूनिट किस में रहेगी, सेंटीमीटर में ही रहेगी। कहने का मतलब परिमाप कितना आ गया है, 37 सेंटीमीटर का आ गया। कितना है, 37 सेंटीमीटर का। आगे बात करें, अच्छा होता क्या है, जैसे कि हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। तो अभी हमें एरिया के बारे में बात करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालें, अगर हम किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालें, चाहे तो वो कैसा भी त्रिभुज क्यों ना दिया हो, चाहे वो स्केलेन दिया हो, चाहे वो आइसोस्केल दिया हो, चाहे वो इक्विलैटरल दिया हो, किसी भी तरह का आपको त्रिभुज दिया जाए, आप अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो आप लगा सकते हो 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। 1/2 हिंदी में भी चलो लिख देते हैं। बेस का मतलब क्या होता है, आधार, और करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है संगत ऊंचाई। क्या, संगत ऊंचाई। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये मेरा दावा है। आप पूरा 2D 3D अगर हमसे पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और ये तो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। और एक चीज और है, ये जो 2D और 3D की क्लास है इसके आप लोग नोट्स प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द ये वीडियो YouTube के सेक्शन से डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम खुद इसे डिलीट कर देंगे। हाँ, तो आपको करना क्या है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। चलो जैसे कि सपोज कर लो कोई भी हमने त्रिभुज ले रखा है कुछ इस तरीके से, तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो असमान है, या फिर समान भी हो सकती हैं, या फिर दो भुजाएं समान हो सकती हैं। हमने आपसे बोला था कि ये वाला जो त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा वो हर एक स्थिति में लग सकता है, वो हर किसी ट्राइंगल के लिए लग सकता है, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल क्यों ना दिया हो। हमें ये नहीं पता है कि ये ट्राइंगल कैसा है, हमें ये नहीं पता है कि ये ट्राइंगल कैसा है। हमने आपसे बोला, हमने आपसे क्या बोला, सुनो भाई। जैसे कि पहला आपसे ये क्वेश्चन बोल दिया कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी संगत ऊंचाई किसकी, आधार की संगत ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे ख्याल से आपने सवाल मेरे साथ में नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपसे ये बोला है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी संगत ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई, कोई हमने ये एक त्रिभुज बना रखा था, इसमें आधार कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर का, और उसकी संगत ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, संगत ऊंचाई का मतलब ये है, जैसे कि सपोज कर लो ये आधार दिया गया है, अगर हम इस आधार पर ये हाइट बिल्कुल लंबवत
ऊंचाई खींचनी है परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके घर में जो भी सरफेस है, तो सरफेस के एक किनारे से जब आप दीवार उठवाते हैं तो वो कैसी होती है, वो लंबवत ही तो ऊपर जाती है। क्या कभी ऐसे हुई है कि आपकी छत की दीवार कुछ इस छत के लिए दीवार कुछ इस तरीके से गई है? ऐसे तो नहीं जाती है ना, ऐसे तो जीना जाता है, क्यों? स्टेयर्स जाती है ना, घर की सीढ़ियां, लेकिन ऐसे आपकी दीवार तो नहीं जाती। दीवार कैसे जाती? इसी तरीके से। तो ये जो होती है ये लंबवत ऊंचाई होती है। ये क्या होती है? लंबवत ऊंचाई होती है। इसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। लेकिन सपोज कर लो अगर कोई ऊंचाई इस तरीके से, कोई ऊंचाई इस तरीके से, तो हम इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैंट हाइट का भी हमें 2D 3D में यूज करना होगा, लेकिन आगे, अभी नहीं। हाँ, तो देखो भाई, यहां पे जो ये संगत ऊंचाई दी गई वो 20 सेंटीमीटर है। तो इस आधार के संगत एक ऊंचाई कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर की दी है। हमें क्या करना है? हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज कर सकते हैं। यूज कर लो भाई, 1/2 इंटू बेस कितना है? 15, हाइट कितनी है? 20। 2 से भाग करा दोगे 10 बार, 10 का गुणा 15 में करा दोगे, कितना आ जाएगा? 150। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो यूनिट लग जाएगी वो कितनी लग जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हम लोग स्केलेन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एरिया का ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ स्केलेन में लगेगा। अगर स्केलेन आता है तब भी लगेगा, आइसोस्केल्स में अगर आधार और लंबवत ऊंचाई दे दी गई तब भी लगेगा, चाहे तो इक्विलेटरल की अगर बात करेगा तब भी लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एरिया का फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, ये हर जगह लग सकता है, ठीक है। बस शर्त क्या है? आधार और ऊंचाई दी होनी चाहिए। आधार और ऊंचाई क्या हो? दी होनी चाहिए। तो चले भाई अब आगे बढ़े। अच्छा, ये हम लोगों ने सीख रखा है स्केलेन ट्रायंगल, ये किसी भी ट्रायंगल में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जरा हम लोग बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अब स्केलेन ट्रायंगल में होता क्या है भाई? 3 भुजाएं दे दी जाती हैं। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? 3 भुजाएं दे दी जाती हैं। तो हमने अभी के लिए बोल रखा है ABC। हमने क्या कर रखा है? अभी के लिए ABC 3 भुजाएं ले रखी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर हमें इसका क्षेत्रफल बताना हो, अगर हमें इसका क्षेत्रफल बताना हो तो सुनिए भाई, एरिया का फॉर्मूला यहां पे क्या बनता है? एरिया का फॉर्मूला बनता है रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्या एरिया फॉर्मूला बनता है? रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अच्छा, यहां पे जो A B और C है, A B और C है वो तो त्रिभुज की दी हुई भुजाएं हैं, लेकिन यहां पर ये जो S है, ये जो S है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये होता है अर्ध परिमाप। क्या चीज? सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। और आप पूरे परिमाप को तो जानते थे, पूरा परिमाप क्या होता है? A प्लस B प्लस C। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? A प्लस B प्लस C बाई 2। क्या होगा अर्ध परिमाप? क्या होगा? S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2। मतलब तीनों भुजाओं का योगफल करके उसी का जस्ट आधा कर दें। कितना? आधा कर दें। तो हमें एरिया पता चल जाएगा कैसे? रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। इतनी बात समझ में आ गई है ना? कंफर्म? चले हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने आपसे एक क्वेश्चन बोला कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, आप यहां पे देख लो, यहां पे 5, 12 और 13 तीनों भुजाएं कैसी हैं? तीनों भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग है, असमान है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग असमान होंगी तो फिर हम क्या बोलेंगे? ये एक स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलो जरा भाई, हमें क्या करना है? सबसे पहले S का मान निकालना है। S का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 प्लस 12 प्लस 13 और बटे में कितना? 2।
तो भाई देखो 13 और 5 कितना 18, 18 और 12 कितना 30, 30/2 मतलब कितना 15। तो s का जो मान आ गया वो कितना आ गया 15 के बराबर आ गया। चलो भाई यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं s के प्लेस पे कितना रखेंगे 15, s के प्लेस पे 15 माइनस a के प्लेस पे क्या रख दो भाई 5, 15 माइनस b के प्लेस पे कितना रख दे भाई 12 और s के प्लेस पे 15 माइनस c के प्लेस पे हम कितना रख दें 13। इतनी बात समझ में आ गई, सभी हमने वैल्यूज रखी है। चलो भाई सॉर्ट आउट कर लो। यहाँ पे 15 में 5 जाएगा कितना बचेगा 10, 15 में 12 जाएगा कितना बचेगा 3 और 15 में 13 जाएगा कितना बचेगा 2। आगे भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा एक बात देखो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2 और ये 3 गुणे 2 पहले से ही लिखा हुआ था, लिखा रहने दो। अच्छा ये देखो ये 5 और 5 का पेयर बन रहा है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, ये 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो 5 या 15, 15 दूनी 30। कहने का मतलब ये है कि इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप लोग आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने राइट एंगल वगैरह नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं स्केलेन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो ये जो भुजाएं थी वो स्केलेन ट्रायंगल को फॉलो कर रही थी, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। एक चीज और है, ये जो फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। हीरोन का सूत्र बोलते हैं। क्या? हीरोन का सूत्र बोलते हैं, ओके ना। काफी लोग इसको हीरोज बोलते हैं, तो ये हीरोज नहीं होता बल्कि हीरोन्स होता है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज इतनी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और सवाल को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। स्केलेन ट्रायंगल में अभी भी यहां से दो चीजें और भी पूछी जाती हैं। स्केलेन ट्रायंगल में अभी भी यहां पे दो चीजें और पूछी जाती हैं। पहली चीज अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या जानते हैं आपको होता क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या से जो सवाल बनता है वो अक्सर आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में पूछता है। कहां पे? इक्विलैटरल ट्रायंगल में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन स्केलेन ट्रायंगल में अक्सर यहां पे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो सुनो भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर मतलब एरिया आप जानते हो क्षेत्रफल होता है और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। कंफर्म ना? इतनी बात तो आपको समझ में आती थी। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर स्केलेन ट्रायंगल में अगर विषमबाहु त्रिभुज में हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ओके ना? इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसी के साथ में हम एक छोटा सा क्वेश्चन में ले लेते हैं। बोला गया है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सुनिए भाई, हमें क्या करना है? अंतःवृत्त की यहां से त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर यूज करें। वैसे आपने अभी 5, 12 और 13 का अभी आपने हीरोन्स फॉर्मूला से यूज करके आपने एरिया निकाला था, s माइनस बी, और यहां पे s माइनस, जल्दबाजी में राइटिंग थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनने लगती है। तो देखो कितनी अच्छी खूबसूरत बनी। यहां पर दोनों s नहीं समझ में आ रहा, वैसे आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको तो मेरी आदत हो गई होगी। नहीं हुई है तो बना लो,
ठीक है। क्योंकि ये जो कारमा है ये बहुत आगे तक चल के जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आप में से कुछ बच्चे हैं, हम आपकी मजबूरियों को समझ पाते हैं, जैसे कि कुछ कहीं ना कहीं काम में बिजी रहते हैं, ठीक है, तो वो शायद वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप कोशिश करें कि वीडियो छूट ना पाए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो होगा एक तरह से आपके मोबाइल में क्लासेस सभी कैद हो जाएंगी, एक तरह से क्लासेस सभी कैद हो जाएंगी, तो इनको आप साथ में लेकर के चलिए, ठीक है। आप अपना टाइम कहीं ना कहीं से कंज्यूम करिए, पढ़ाई के लिए आप टाइम निकालिए, ठीक है। आपके सामने ये बहुत बड़ा सेक्शन है, जो ये लॉकडाउन का टाइम आया है वो बहुत बड़ा टाइम आपके लिए आया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यूज कर लें अपने पढ़ाई के लिए तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और इस बात का दावा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेरे पास मैसेज वगैरह आते रहते हैं यूट्यूब के कि भैया ये सवाल बता दो, भैया ये सवाल बता दो, तो ग्रुप वगैरह में उनको क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट भी करवाया जाता है, ठीक है। तो वो जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के दौर में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये जो लॉकडाउन का टाइम आया है उसमें टिकटॉक की वीडियोस बनाने में बिजी है। अभी मेरी एक लड़का है, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट का ही है, तो उसने क्या किया हुआ है, उसने काफी कुछ वीडियोस टिकटॉक पे बना रखी हैं और मतलब यही कर रहा है। तो हमने एज अ फ्रेंडली उस बच्चे से बात की, तो हमने पूछा क्या आपने वीडियोस देखी, क्या आपने उसका आंसर दिया जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो उस बच्चे का जो आंसर था वो बहुत ही डिसऑर्डर का था कि पढ़ाई क्या करनी है। तो उसने हमसे ये चीज बोली कि भैया अभी तो एग्जाम होना तय नहीं है, तो जब एग्जाम की डेट आएगी तो तकरीबन 4 महीने का टाइम देकर आएगी, तो 4 महीने के टाइम में हम सभी चीजें तैयार कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिए बच्चे, ये ऐसा नहीं है, ये यूपी गवर्नमेंट है, यहां पर अगर कोई वैकेंसी फंस रही है तो फिर ज्यादा टाइम ले सकती है। लेकिन अगर आप अभी पिछली वाली यूपी पुलिस की भर्ती को लेंगे तो जो उससे पहले जो हुई थी उसमें दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म फिल हुए थे और उसके बाद में जनवरी फरवरी में एग्जाम उन्होंने करा लिया था। 26 जनवरी को मेरे ख्याल से शायद एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए, हाँ, आप अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार करते रहिए, ठीक है। जो भी ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, आपके जो पीछे बच्चे होंगे जो आपसे पढ़ाई में पीछे होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं और हमें ये चीज देख करके बहुत खुशी होती है कि कोई बच्चा अग्रसर है अपनी पढ़ाई के प्रति, सजग है वो। लेकिन आज के दौर में हमें थोड़ा सा परेशानी भी होती है कि आखिरकार बच्चे पढ़ाई में ध्यान थोड़ा नहीं दे रहे हैं। ये जो लॉकडाउन का जो इतना अच्छा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, बच्चों को तो पढ़ने के लिए मिला है, ठीक है, बाकी जो पूरी दुनिया परेशान है वो परेशान है, वो अलग की बात है। लेकिन आपको तो घर पे ही रहना है ना, कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है ना। आपको ये डेली डेली तो नहीं समझाया जा सकता है, किसी एक दिन ऐसा चीज पढ़ाई समझाई जा सकती। किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि भैया आप मोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, आज की क्लास में मैंने मोटिवेट किया भी है और थोड़ा सा आप इस चीज को अच्छे से लाइटली लें। हाँ, आप अपने माता पिता की मेहनत को जरा ध्यान से समझें, ठीक है, कि वो किस तरीके से परेशान इस समय होंगे, ओके ना। आपके लिए भी परेशान होंगे और अपने जो भी उनका बिजनेस सेक्टर वगैरह जो भी चीजें हैं उसके लिए भी परेशान होंगे। तो उम्मीद है कि आप अपना टाइम कम से कम खराब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई करने पे ध्यान देंगे, ठीक है। और बाय चांस अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो फिर आप हमसे बोले, हम आपकी मदद करेंगे, ओके ना। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या फिर किसी और भी सेक्टर से आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर अपने बस की बात होगी तो फिर बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, आपने अभी हीरोज फॉर्मूला का यूज करके अभी 5, 12, 13 का जो एरिया निकाल रखा था वो कितना निकाला था, 13। कितना निकाला था, 13। तो हम एरिया के प्लेस पे कितना रख दे, 13 रख दे, कितना, 30। और आपसे बोला गया नीचे सेमी पेरीमीटर भी रखना, तो सेमी पेरीमीटर कैसे रखेंगे, 5, 12 और 13 का, क्या 5, 12 और 13 का। तो 13 और 12 को जोड़ोगे और फिर 5 को जोड़ोगे, टोटल कितना, 30 बन रहा है। और 30/2, क्योंकि हमें अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपने सीखा था a + b + c/2, यही हमने सीखा है ना। तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाई भाग कराना।
तो 13 12 और 5 को जोड़ोगे 30, 30/2 मतलब कितना 15, और 15 से हम जैसे ही भाग करा देंगे तो यहां पे हमारे अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है वो उसको त्रिज्या को हम लोग किससे नापते हैं सेंटीमीटर मीटर में तो नापते हैं हम, क्योंकि ये 1 डायमेंशन है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा सेंटीमीटर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें बात करनी है, अच्छा अभी हम लोगों ने अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में बात की, रेडियस ऑफ इनर सर्कल की बात की, अब जरा हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त होता है, मेरा वृत्त लिखा जाता है, ठीक है वो गलत है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये वृत्त होता है। हाँ, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो एक हम काम करते हैं, जो अभी अभी हमने सवाल लिया था वही ले लेते हैं कि भाई किसी त्रिभुज की जो भुजाएं है वो 5 12 13 सेंटीमीटर ये दी गई है, और हमें क्या करना है इसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या बतानी है। क्या बतानी है? और एक ध्यान रखिए ये सर्कम सर्कल हमने लिख रखा है, या फिर आप इसे एक्सटीरियर सर्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमें सॉर्ट आउट करनी है। हाँ चलिए जरा देखिए बात करते हैं। अच्छा अभी आपने इनर सर्कल की जो रेडियस पढ़ी है उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया था, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर यूज किया था। क्या कर रखा था, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। लेकिन अब जब हम बात करने वाले हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बारे में, तो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो ये होती है, देखो a इंटू बी इंटू सी। किसके लिए? स्केलर ट्राइंगल के लिए। किसके लिए? स्केलर ट्राइंगल के लिए, क्योंकि स्केलर ट्राइंगल की जो तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, आपस में अलग अलग होंगी, असमान होंगी। तो ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का 4 गुना, ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे क्षेत्रफल। चलो जरा रख देते हैं a इंटू बी इंटू सी, ए का मान 5, बी का मान 12, सी का मान 13, तो जल्दी से रख दो 5 गुणे 12 गुणे 13, बटे में कितना है 4 गुणे एरिया। तो 5 12 और 13 का अभी अभी हम लोगों ने एरिया कितना निकाल के रखा हुआ था भाई, 30 निकाल के रखा हो, तो वही रख देते हैं। 5 से काटेंगे कितने बार, 6 बार, 5 6 30, और 6 से काटेंगे कितने बार, 2 बार, 2 से 4 को काटेंगे कितने बार, 2 बार, 2 से 13 में भाग कराएंगे तो 13/2 बोल दो, या फिर हम इसी को 6.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। क्या 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो हमने सिमिलर डिस्टेंस ले रखी थी 5 12 13, सिमिलर डायमेंशन ले रखी थी कितनी, 5 12 और 13 की। तो उसमें हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली थी, कितनी आई थी, 2 सेंटीमीटर निकल के आई थी। और जब हमने अभी एक्सटीरियर सर्कल की जो रेडियस निकाली वो कितनी निकल के आई है, 6.5 सेंटीमीटर निकल के आई। उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई है ना। तो एक काम करो, आप लोग जल्दी से इस चीज का रिवीजन कर लो, ठीक है। हम बस अभी 2 मिनट में आते हैं। चलो दोस्तों, अभी तक की हम लोगों ने स्केलर ट्रायंगल के बारे में बात की है। अब हम लोगों को बात करनी है आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में। आइसोस्केल्स ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आप बोलते हैं, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा कोई हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। ये हमने कोई एक त्रिभुज बना के रखा हुआ है जिसकी 2 बराबर भुजाएं हैं, जिसकी ये 2 बराबर भुजाएं, जिसको हमने ए और ए नाम दे रखा है, ठीक है। और ये जो भुजा है ये कोई एक अलग भुजा है जिसको हमने बी नाम दे रखा है। क्या, बी। और इनकी जरा हम नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये है सी। थोड़ी देर के लिए बस बिल्कुल कॉपी पेन को जरा किनारे कर दो, बस चुपचाप 10 मिनट का टॉपिक है, बिल्कुल शांति से देखते रहो, ठीक है। इससे होगा क्या, जितने भी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन 2D में एरिया एंड पेरीमीटर में जितने भी क्वेश्चन यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल से बनते हैं सभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आज ये सभी खत्म हो जाएंगे। हाँ बस ये है कि थोड़ा सा बस 10 मिनट के लिए ध्यान से देखते रहो। चलो भाई देखो है क्या, यहां पे हमने इनकी नेमिंग कर दी ए बी सी। अच्छा देखो है क्या, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं,
किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष, लिखते भी जाते हैं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष। अच्छा, उभयनिष्ठ शीर्ष तो आपको पता होगा ना, जैसे कि ये देखो हमने ये वाली भुजा और ये भुजा बात कर रहे हैं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, तो ये AB और AC कैसी है, समान भुजाएं। तो AB में देखो एक वर्टेक्स A है, एक B है, एक शीर्ष A है, एक शीर्ष B है, और यहां पे AC भुजा में भी एक शीर्ष A है और एक शीर्ष क्या है, C। तो इन तीनों शीर्षों में जो कॉमन है वो कौन सा है, A शीर्ष इस भुजा में भी है और इस भुजा में भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, ये थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, हाँ कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब उभयनिष्ठ शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, देखो जरा खींचा गया लंब क्या चीज है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब। देखो पहली बात, भुजा समद्विभाजक का काम करता है, किसका, सामने वाली भुजा के भुजा समद्विभाजक का काम करता है, खींचा गया लंब भुजा समद्विभाजक एक और भी काम करता है, चलिए जरा देखिए, तथा कोण समद्विभाजक का काम करता है, किसका, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक कैसे, अच्छा हम अगर ये मान ले कि ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल BAC, एंगल BAC का मान है थीटा के बराबर, किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगी θ/2 और ये भी कितना हो जाएगा, θ/2, ये हो जाएगा ना, इतनी बात समझ में आ गई। और ये आप जानते हो 90-90 है, ये कितने हैं, 90-90 है। तो सुनो भाई, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, पहली बात भुजा समद्विभाजक का काम करेगा, दूसरी चीज कोण समद्विभाजक का भी काम करता है। तो भुजा समद्विभाजक तथा कोण समद्विभाजक का कार्य करता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, कंफर्म ना। अब चलिए जरा हम लोग इस पे बात करते हैं ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये चीज समझ के रखी है, ये B और C का ये जो पॉइंट है D, इसको हम लोग D नाम दे देते हैं, ये मिड पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि ये भुजा समद्विभाजक का काम करता है ना। अगर ये पूरी भुजा B थी, अगर ये पूरी भुजा कितनी है, B हम लोगों ने मान रखी थी, तो ये जो साइड होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B/2, और ये वाली जो साइड होगी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, B/2, क्योंकि आधी आधी में विभक्त हो जाएगी। अगर पूरी 15 सेंटीमीटर की थी तो ये 7.5 सेंटीमीटर और ये कितनी 7.5 सेंटीमीटर की होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। चलो जरा सुनो भाई, हमें क्या करना है, पहली बात अगर हम इसके परिमाप की बात करें, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो एक बात तय है, पेरीमीटर हमने अभी अभी आपको आज सिखाया है कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ आउटर लाइंस। तो सम ऑफ आउटर लाइंस यहां पर A प्लस A और प्लस B, मतलब ये है 2A प्लस B। आइसोस्केल्स का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 2A प्लस B होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो भाई पेरीमीटर को हम लोग हटा देते हैं। एक्चुअल में यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो पेरीमीटर से बनता ही नहीं है, यहां पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एरिया से, किससे, क्षेत्रफल से। तो हमें यहां पे क्षेत्रफल सीखना है। चले बात करें, देखो भाई, अच्छा हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले स्केलर ट्राइंगल का जब हमने स्टार्टिंग किया था तो वहां पे हमने बात की थी कि जब भी कभी भी अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट को C.S लिख दिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। जरा तो सुनिए, अच्छा ये देखो हमने आधार ले रखा है क्या, B।
आधार कितना है बी, और इसकी जो संगत ऊंचाई है वो कितनी है एडी, इसकी संगत ऊंचाई कितनी है एडी। तो हमें क्या करना है, यहां पर संगत ऊंचाई रखनी और यहां पे आधार रखना है। अच्छा एक बात है, आधार तो हमें पता है कि आधार कितना है बी है, एक चीज हमें पता है कि यहाँ पे जो आधार है वो तो भाई बी है, लेकिन हमें करस्पॉन्डिंग हाइट नहीं पता है। क्या एडी का मान आपको पता है, नहीं पता है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इस एडी का मान निकालें। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम इस एडी का मान निकालें। अच्छा एक चीज और है, ये जो एडी होगी, ये जो एडी होगी इसी को तो हम लोग माध्यिका बोलेंगे, इसको हम लोग माध्यिका बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजाओं को दो भागों में अगर बांट दे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं माध्यिका। तो कहने का मतलब ये जो एडी है वो माध्यिका का काम करती है। तो हमें ये काम बाद में करना है, अभी ये काम हमें अभी बाद में करना है, लेकिन इससे पहले हमारा सबसे पहला ये काम होगा कि हम एडी का मान निकालें। तो हम अगर एडी का मान निकालना चाह रहे हैं तो हम जरा देखें त्रिभुज ए बी डी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी। तो वहां पे देखो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पे देखो भाई बीडी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये एडी का होल ऑफ स्क्वायर, इतना चलेगा ना, इतना लगेगा। चलो अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें एडी निकालना है। अगर हमें एडी निकालना है तो ये बीडी बेचारा यहां क्या कर रहा है, इसको हम इधर भेज देंगे। चलो अभी अच्छा भेज देंगे। एडी की वैल्यू कितनी है ए, तो हम ए का वर्ग चढ़ा देते हैं इक्वल्स टू बीडी का वर्ग। तो बीडी की वैल्यू देखो कितनी है b/2। तो जैसे ही आप b/2 का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो b²/4 आएगा। चलो इसको अगले स्टेप में लिख लेंगे। और यहां पे ये कितना है एडी का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा ये देखो a² लिखा है, इस b²/4 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू एडी का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पे जल्दी से इनको जरा एलसीएम ले लो। तो अगर हम 4 को एलसीएम करेंगे तो 4 का a से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 4a² बन जाएगा माइनस b² इक्वल्स टू एडी का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर है ना, अगर हम इस होल ऑफ स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, लग जाएगा ना। यहां से देखो 4 नीचे, तो 4 को हम जरा बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम 4 को बाहर निकाल लेंगे तो नीचे क्या बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा 2, और ऊपर ये पूरी वैल्यू कितनी लिखी रहेगी √4a² माइनस b²। कितना √4a² माइनस b²। कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा तो ये देखो जरा, हमने आपसे यही बात तो की थी, ये जो एडी है, ये जो एडी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं माध्यिका, मतलब मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मीडियन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। चलो जरा देखो, तो एडी की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है कितने √4a² माइनस b²/2। यहां से ध्यान रखिएगा सवाल पूछा जाता है, यहां से सवाल पूछा जाता है। सपोज कर लो यहीं पे हम लोग एक पहले सबसे छोटा सवाल बना देते हैं। एक बात सुनो जरा, डिस्ट्रैक्ट मत होना। हमें निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत क्या होती है माध्यिका की। तो हमने सबसे पहले माध्यिका निकाल ली। तो सुनो भाई याद कर लो अच्छे तरीके से क्या कि किसी भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका क्या होगी √4a² माइनस b²/2। आपको हमने फॉर्मूला लिखाया नहीं है बल्कि हमने समझाया है, ठीक है। लिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, समझाना उद्देश्य है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है √4a² माइनस b²/2। चले जरा इस पे हम लोग वैल्यूज कोई एक छोटा सवाल लेते हैं और जरा समझते हैं। बोला गया है कोई एक सवाल, अच्छा हम ये हटा देते हैं। हाँ आपको ये डेफिनेशन समझानी थी तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी। यही पर हम लोग सवाल बना लेते हैं। यदि मार्कर धीरे धीरे रोने लगा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आपको समझा लेंगे उसके बाद में ही फिलअप करेंगे। हाँ बोला गया यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा
एक असमान भुजा 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करो। क्या बताना है? त्रिभुज की हमें माध्यिका ज्ञात करनी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोगों को। क्या करना है? AD = √4a² - b² लगाना है। ठीक है, तो चलो भाई लगा लेते हैं। √4 a के प्लेस पे कितना रखेंगे हम लोग? 10। ध्यान रखिएगा a जो है, a समान भुजाएं हैं। a क्या है? समान भुजा। तो a की वैल्यू 10 रखेंगे। तो 10 का हमें वर्ग रखना, माइनस b के प्लेस पे कितना? 12 का वर्ग, और बटे में कितना? 2। चलो जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 10 का वर्ग कितना? 100। 100 गुणे 4 400। 100 गुणे 4 कितना? 400। और 12 का वर्ग कितना? 144। और 400 में 144 घटाते हैं, कितना आता है? √256 आएगा, बटे में 2। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16, बटे में 2। 2 से भाग करा दोगे, कितना आ जाएगा? 8। कितना आएगा? 8। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। तो हम एक काम करते हैं, जरा ये पोर्शन हम हटा देते हैं। हाँ, माध्यिका वाला हम इतना ये सवाल हटा देते हैं, और एक काम करते हैं, अभी इस सवाल को थोड़ा लिखा देते हैं, शायद ये हमारे यूज में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और, हमें बात किसके बारे में करनी? एरिया के बारे में। तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता था, बेस हमें पता है कितना होता है? 1/2। इसको हमें अभी अब बात नहीं करनी। ठीक है, ये हमारे लिए बेस्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं और इसी से आगे बात करना शुरू कर देते हैं। पहले हम लोगों ने माध्यिका निकालनी, कितनी? AD = √4a² - b²/2। ठीक है, इतना याद रहेगा ना। आगे देखो, पढ़ो। 1/2 बेस, तो बेस कितना है? b है। बेस कितना है? b इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी थी? अभी अभी हम लोग निकाली, कितनी? √4a² - b² में कितना? 2। तो 2 और 2 का गुणा करा लोगे? आता है गुणा कराने की? नहीं आता है। अगर ना आता हो तो कैलकुलेटर कर लेना। हाँ, तो ये b ऊपर, और 2 और 2 का गुणा कराएंगे कितना? 4, और इनटू में कितना है? √4a² - b²। ये जो है, ये एक एरिया का फॉर्मूला निकल के आया। क्या? b/4 √4a² - b²। क्या एरिया फॉर्मूला निकल के आया? b/4 √4a² - b²। एक चीज और, यही पे हम लोग सवाल ले लेते हैं। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक असमान भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए b के प्लेस पे हम कितना रखेंगे भाई? 12/4 √4, a के प्लेस पे 10 का वर्ग, माइनस b के प्लेस पे 12 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग कितना? 100। 100 गुणे 4 400, 12 का वर्ग 144। सॉर्ट आउट करोगे कितना आएगा? 4 से काटो यहाँ पे 3, और इसको सॉर्ट आउट करने में कितना रहो? 16। तो 16 3 कितना होता है? 48। हमें क्या निकालना था? एरिया। एरिया को जो यूनिट होता है वो कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सारी जो भुजाएं है वो सेंटीमीटर में, इसलिए एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आई है? कंफर्म है ना? तो चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद की जाए कि अभी क्लास को खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा एक और छोटा सा सेक्शन बाकी है। ठीक है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का ही है, तो उसको भी जरा खत्म कर लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दें। चलो रफ कर देते हैं। चलिए सुनिए, एक चीज और छोटी सी बाकी हुई है। क्या? जैसे कि सपोज कर लो, ये हमें ट्राइंगल दिया गया है। ये हमें क्या दिया है? ट्राइंगल दिया है। वैसे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें बनाना है। चलो एक दूसरा और फॉर्म करके देखते हैं, जो अच्छा बन जाए उसको ले लें। हाँ, ये ठीक लग रहा है, लग रहा है ना? चलो अच्छा इसको ले लेते। तो होता क्या है, आपसे क्वेश्चन कैसे बोलेगा? आपसे 2 समान भुजाओं की लंबाइयां बता देगा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की माप a है, लेकिन आपसे ये असमान भुजा की माप नहीं बताता है। आपको असमान भुजा की माप नहीं बताता है। अगर असमान भुजा की माप बता दे, अगर असमान भुजा की माप बता दे, तो आप b/4 √4a² - b² का यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हो ना। लेकिन अब यहां पे क्या है,
आपसे आपको दो चीजें देगा। क्या देगा? पहली बात तो समान भुजाओं की लंबाई दे दी है और इसके साथ में ये जो कॉमन वर्टेक्स है यहां पे एंगल बना देगा। तो एंगल हमने सपोज कर लिया यहां पे कितना बन रहा है? थीटा का बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। अच्छा आप हमें एक बात बताओ, अगर हम किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर हम लंब डालें, अगर हम क्या करें सम्मुख भुजा पर लंब गिराएं, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है वो कोण समद्विभाजक के काम करते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा। अगर ये थीटा था तो अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये भी कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी। हाँ अच्छा एक चीज और है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई भी तो आपस में बराबर होंगी। फिगर में आपको बराबर लग नहीं रहा होगा, लेकिन अभी अभी हमने समझाया था क्या कि भाई भुजा समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक का काम करता है। तो यहां पे हम इनकी लंबाइयों को जरा x और x मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा दो चीजें क्वेश्चन में क्या देगा, एक तो ये भुजा दे देगा समान भुजाओं की लंबाई, और एक ये एंगल की माप दे देगा। क्या? एंगल की माप दे देगा और आपसे बोल देगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताने के लिए तो 1/2 sin थीटा हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है ताकि हमें कभी भी ये चीज परेशानी ना हो इसमें। तो हमने इसकी माप मान ली, ये x और x है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर बराबर होंगे तो हमने इसको x और x मान लिया। चलिए जरा इसके हम नेमिंग कर देते हैं, ये a, ये b, ये c और ये क्या है? d है, ठीक है। चलो जरा देखो, हमें बात करनी है किस ट्राइंगल के बारे में। आप ट्राइंगल ABD को ले लें। किसमें? ट्राइंगल ABD में। अच्छा एक बात है, आपने अभी अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा था। एरिया निकालना कैसे सीखा था? 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस हमें नहीं पता है। बेस हमें पता है क्या? नहीं पता है। करस्पॉन्डिंग हाइट पता है क्या? नहीं पता है। करस्पॉन्डिंग हाइट मीडियन माध्यिका का काम करेगी, वो भी हमें नहीं पता। तो हमें आधार और संगत ऊंचाई का मान निकालना है। हमें आधार का भी मान निकालना है और संगत ऊंचाई का मान निकालना है। आधार मतलब हमें x का मान निकालना है और ऊंचाई हमें ये AD का मान भी निकालना है। चले जरा देखें कैसे। हमने क्या किया, हम ट्राइंगल ABD में ले लेते हैं। किसमें? ABD में। हम सबसे पहले जरा टारगेट करते हैं इस BD भुजा को निकालने की कोशिश करें। किसको? BD भुजा का कोशिश नहीं करें। अच्छा थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, हम आपको पढ़ा देंगे। वैसे 9-10 में आपने इतनी चीजें तो ये बेसिक तौर पर सीख रखे होंगे, ठीक है। उसी का एक छोटा सा बस रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा जैसे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका ये वाला एंगल कितना है? 90 है। तो अगर ये 90 और यहाँ पे ये देखो एंगल कुछ बना हुआ है, तो ये एंगल आपके सामने हमें मान लिया बना हुआ है। तो जो आपको कोण दिया होता है, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हाइपोटेनस का काम करती है, ये परपेंडिकुलर का काम करती है, और जो तीसरी भुजा बची है वो किसका काम करती है? आधार का काम करती है। यही तो है। तो हमें क्या करना है, चलो भाई जरा देखो इधर, यहां पे ये देखो एंगल बना हुआ है, यहां पे क्या है? ये एंगल बना हुआ है। तो एंगल की जो सामने वाली भुजा है, एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है। मतलब ये जो BD साइड है ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, मतलब ये है कि ये लंब का काम कर रही है। ये जो AB है ये सबसे बड़ी भुजा है, तो AB जो है वो कर्ण का काम कर रही है, मतलब हिपोटेनस का, हाइपो का काम कर रही है। किसका? हिपोटेनस या फिर हाइपो का काम कर रही है। और ये जो AD है ये किसका काम कर रही है? आधार का। AD किसका? बेस का काम कर रही है, मतलब आधार, ठीक है। चलिए जरा समझिएगा हमें करना क्या है। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियो पढ़ रखे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहाँ पे हम 1 या 2 का यूज करके यहाँ पे हम BD और AD का मान जरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट कर रहे हैं BD के लिए। तो हमें क्या करना है भाई? BD निकालना है। अच्छा BD में क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और एक साइड आपको दी गई है, कौन सी? ये लंब, सॉरी ये कर्ण दी गई है। तो आप क्या करो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में से कोई एक ऐसा रेशियो कोई एक ऐसा रूल लगाओ
जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और कर्ण भी आता हो, मतलब लंब भी आता हो कर्ण भी आता हो। तो साइन रूल के लिए आप लोग जानते हो लाल बटे कक्का, क्यों? लंब बटे कर्ण सबसे पहले में ही आता है, मतलब साइन में। तो आप यूज कर सकते हो कि साइन थीटा बाई 2 क्या होता है? साइन थीटा बाई 2 होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब के प्लेस पे क्या है? बीडी। लंब के प्लेस पे क्या है? बीडी। और कर्ण के प्लेस पे क्या है? एबी। कर्ण के प्लेस पे क्या है? एबी। तो साइन थीटा बाई 2 ये तो ऐसे ही रहेगा, और बीडी का जो मान है वो कितना है? x है, और AB का जो मान है वो कितना है? a है। हमें यहां से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो a को उधर ले जाओ, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? a साइन थीटा बाई 2। क्या आ जाएगी? a साइन थीटा बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, जब हम यहां पे एरिया का फॉर्मूला में रखेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस आपको b से लेकर के c तक लिखना होगा ना। तो अभी तो हमने BD का मान निकाला है, x का मान निकाला है, हमें क्या करना है? हमें BC का मान निकालना है। तो अगर हम BC का मान निकालेंगे तो हमें यहां पे 2 इंटू x करना होगा। तो x की वैल्यू a साइन थीटा बाई 2 दी गई है, हम लोगों ने अभी सॉर्ट आउट किया, लेकिन हम यहां पे क्या करें? 2 का अपने पास से भाई गुणा भी करा लें। इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब हमें क्या करना है? अब हमें बात करनी है AD के बारे में। अब हमें बात किसके बारे में करनी? AD के बारे में। तो AD के लिए हम लोग करेंगे क्या? आपको AD निकालना है, तो AD है बेस। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लाल बटे कक्का में से किसी एक ऐसे का यूज करो जहां पे आधार भी आ जाए और कर्ण भी आ जाए। तो आधार और कर्ण AB कहां से आएगा? कॉस से। तो आप एक काम करिए, कॉस थीटा बाई 2 लगा लें। किसको? कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 में क्या होगा? आधार। तो आधार देखो क्या है? AD। आधार क्या है? AD। और बटे में क्या करना है? कर्ण। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? AB। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, AD का मान हमें निकालना है। AD का मान हमें क्या करना है? निकालना है। लेकिन यहाँ पे AB का मान देखो दे रखा है। AB का मान कितना दे रखा है? A। हमें AD की वैल्यू निकालनी, तो A को इधर भेज दो, तो फिर कितना हो जाएगा? A cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू किसके? AD के। तो AD का मान कितना आ गया? A cos थीटा बाई 2। अच्छा ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं। AD का मान कितना आ गया? A cos थीटा बाई 2। और यहां पे BC का मान कितना आ गया? 2A sin थीटा बाई 2। चले जरा रख दें, और जरा रख देते हैं भाई। 1/2 बेस। बेस क्या है? BC। BC की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू A sin थीटा बाई 2 इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट AD। तो AD का जो मान है वो कितना है? A cos थीटा बाई 2। ओके। अच्छा एक जरा फॉर्मूला देखिएगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको आता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको हम आप बता रहे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जो ये एंगल है उसी का डबल यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो एंगल है उसी का डबल यहाँ पे होता है, ऐसा है, ठीक है। तो होगा क्या? यहाँ पे देखो 2 को हम अगर अंदर लेके जाए, A को हम बाहर निकाल लेते हैं। A को हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो A अपॉन में ये 2, इस 2 को हम अंदर लिख देते हैं, और ये साइन थीटा बाई 2 इंटू ये कॉस थीटा बाई 2। अच्छा एक चीज, ये वाला A और ये वाला A दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ पे A स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A स्क्वायर। A स्क्वायर अपॉन 2, और ये देखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला था साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन थीटा। तो A स्क्वायर अपॉन 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा। क्या बनेगा? साइन थीटा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला बना है, एरिया का फॉर्मूला कितना बन गया? A स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये 1/2। इसको अगर हम अपडेटेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 1/2 A स्क्वायर साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? एक काम करिएगा, जो टीटी वाले बच्चे हैं उनको शायद इस चीज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखें कि यहाँ पे ये डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनते हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो वहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। आप एक दो बार वीडियो को रिव्यू करके रिमाइंड करके फिर से देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।
आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट।